Today's topic is phylum Protozoa. फाइलम प्रोटोजोआ में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दें कि ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है अक्सर जो 11th क्लास में बच्चे होते हैं या इवन बीएससी में भी मैंने कई बच्चों को देखा है, उनके दिमाग में ये रहता है चूंकि प्रोटोजोआ को सिलेबस में जूलॉजी में रखा जाता है तो जूलॉजी में रखने की वजह से ये मान लेते हैं कि ये किंगडम एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम होगा। उसके बाद प्रोटोजोआ पढ़ना है, उसके साथ पोरीफेरा पढ़ना है, निडेरिया पढ़ना है, प्लेटिहेल्मिन्थ्स पढ़ना है। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये एनिमेलिया किंगडम या एनिमल्स के साथ स्टडी करते हैं इसलिए एनिमेलिया किंगडम का होगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो 5 किंगडम सिस्टम है R.H. विटेकर ने जो दिया था, R.H. विटेकर 1856, इनके अनुसार जो 5 किंगडम सिस्टम है इसमें जो लिविंग वर्ल्ड है इसको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। ये 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। मोनेरा में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है। बाकी जो 4 किंगडम है इनमें यूकैरियोटिक सेल है। अब इन यूकैरियोटिक सेल्स वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें से प्रोटिस्टा को अलग क्यों किया गया है? ये जो डिवीजन किया था विटेकर साहब ने, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। तो जो प्रोटिस्ट हैं ये सब के सब वन सेल्ड हैं, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा में वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक तो आप लोग जानते होंगे, डिवीजन आपने सेल्स के टाइप्स में पढ़ा होगा। तो वो सभी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है लेकिन एक ही सेल है, यानी कि उनकी पूरी जो फिजियोलॉजी है या कह लीजिए कि वो पूरे एक सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। बाकी जो 3 फाइलम बचते हैं इनमें से फंजाई और प्लांटेई, इनके पास प्लांट सेल है। ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिवीजन है? जो यूकैरियोटिक सेल है उनका 2 डिवीजन होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो जो प्रोटिस्ट हैं इनमें वन सेल्ड जो सेल है ये कैसी है? ये रिजेंबल करती है टू एनिमल सेल। ठीक है। जबकि जो फंजाई और प्लांटेई हैं इनके पास प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल। अब बेसिक डिवीजन डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में वो तो आपको पता ही होगा। जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो जो एनिमल सेल है उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि जो प्लांट सेल है उनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो इस तरह से फंजाई और प्लांटेई ऐसे किंगडम हैं जिनके पास प्लांट सेल है। ठीक है। और जो एनिमेलिया किंगडम है इनके पास जो सेल है ये कैसी है? एनिमल सेल है विदाउट सेल वॉल। ठीक है। इसीलिए स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटिस्ट हैं इनको एनिमेलिया के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए ये क्वेश्चंस भी एराइज होते हैं कि जो प्रोटिस्ट हैं यह फाइलम प्रोटोजोआ है जो आपको स्टडी करना है, ये किस किंगडम से आता है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है दिस इज इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स की तरफ। जो प्रोटोजोन्स का जनरल कैरेक्टर है, अगर आपको इसके किंगडम का पता हो
तो आप समझ जाएंगे प्रोटोजोअन्स किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है और प्रोटिस्ट का जो मेन कैरेक्टर है दैट इज ऑल ऑफ द एनिमल्स या ऑर्गेनिम्स which are included in protista they have only one cell. ठीक है, इसीलिए यहां जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है दैट इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स। अब एक ही सेल है तो वो इतनी छोटी होती है, एक सेल को आप नेकेड आई से आसानी से नहीं देख सकते, तो इसीलिए यहां पर जो इसका कैरेक्टर लिखा गया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेन्स। लेकिन यहां आपको क्लियर कर दें कि कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जो बड़े होते हैं जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि जब स्टार्टिंग हुई थी, इसकी स्टडी आरंभ हुई थी, तो उस समय जो प्रोटोजोआ में इंक्लूडेड थे एनिमल्स वो सब के सब कैसे थे, माइक्रोस्कोपिक थे, इसलिए ये पॉइंट इसके कैरेक्टरिस्टिक में इंक्लूड कर लिया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्री लिविंग एक्वेटिक मैरीन पैरासिटिक एंड सम आर कॉमन सेल्स। अब आप देखिए कि जो जितने भी प्रोटोजोन्स है, यहां पर एक चीज और आप क्लियर कर लीजिए कि जब आप किसी फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं, ये क्या हम स्टडी कर रहे हैं प्रोटोजोआ के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं, इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है। तो जब किसी फाइलम के आप जनरल कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं तो आमतौर पर जितनी भी बुक्स या टेक्स्ट आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले उसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो हैबिट एंड हैबिटेट को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड पॉइंट उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो उसकी फिजियोलॉजी से शुरू होता है, फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन आ जाता है, रेस्पिरेशन के बाद एक्सक्रीशन आ जाता है, सर्कुलेशन, एंड रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल। आमतौर पर जो फाइलम की स्टडी की जाती है, उसके कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। एक ट्रेडिशन है स्टडी करने का। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन जनरली तो हम बात कर रहे थे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ में फर्स्ट पॉइंट आपने देखा इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेके है, जो कि शो कर रहा है कि ये किस किंगडम को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन्स ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि एक ही सेल है और ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उनको वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए या मॉइस्चर चाहिए। तो प्रोटोजोन्स ऐसी जगह पाए जाते हैं कि वो फ्री लिविंग जितने भी हैं वो एक्वेटिक हैं और सभी जगह पाए जाते हैं जहां कहीं पर भी वाटर है, यानी कि मैरीन एंड फ्रेश वाटर। वाटर का जो बेसिक डिवीजन है वो फ्रेश वाटर और मैरीन है, तो ये सब जगह पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स भी हैं और मैरीन भी हैं। अब फ्री लिविंग और कॉलोनियल दो तरह के हो सकते हैं। जो अब एक ही सेल है, ठीक है, तो एक सेल अकेले सर्वाइव कर रही है, इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल सेपरेटली सर्वाइव कर रहा है, तो वो फ्री लिविंग कहलाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइफ की कुछ वाइटल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनको ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, तो ऐसे प्रोटोजोन्स जो ग्रुप बनाकर रहते हैं तो वो कहलाते हैं कॉलोनियल, ठीक है। तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा तमाम सारे एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ के ऐसे हैं जो किसी दूसरे एनिमल पर या तो एक्टोपैरासाइट के रूप में या एंडोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है, और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, यानी कि क्या होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। सम आर कॉमेंसल्स, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जैसे कि ट्राइकोनिम्फा एक एग्जाम्पल है,
ये कॉमेंसल्स होते हैं। कॉमेंसल क्या होते हैं? वो एनिमल्स, देखिए पैरासाइट और कॉमेंसल में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं उसमें जो पैरासाइट होता है उसको बेनिफिट होता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है, कुछ ना कुछ हार्म जरूर होगा। जबकि जो कॉमेंसल्स हैं उसमें दोनों को ही फायदा होता है। जो दो ऑर्गेनिम्स एक साथ रहते हैं या कई बार एक एनिमल दूसरे के अंदर भी रह सकता है, लेकिन फायदा दोनों को होता है। जैसे हमने ट्राइकोनिम्फा बताया, ये टर्माइट्स के अंदर पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। और अब टर्माइट्स में रहते हुए ट्राइकोनिम्फा को क्या फायदा होता है कि उनको डाइजेस्टेड फूड मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है, मूवमेंट मिलता है, ठीक है। टर्माइट्स को क्या फायदा होता है कि जो ट्राइकोनिम्फा है वो एक जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सेल्यूलेज, उसका सिक्रीशन करते हैं, जिससे उनको जो वुड, चूंकि टर्माइट्स लकड़ी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में उनको मदद मिलती है, ठीक है। तो ये कॉमेंसल्स यानी कि प्रोटोजोअन्स जो हैं वो फ्री लिविंग हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं और कॉमेंसल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल, फर्स्ट पॉइंट में भी माइक्रोस्कोपिक वर्ड आया है। बहुत छोटे होते हैं इसलिए नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सिंपलेस्ट प्रिमिटिव विद अ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आप, तो जैसे जैसे आप एनिमल किंगडम में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। अब चूंकि ये एक ही सेल है और उसी को सारी वाइटल एक्टिविटीज पूरी करनी है, तो इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर लेवल का ही होगा, ठीक है। जबकि जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो उसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो भी बदलता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। यूनिसेलुलर, अब यहां पर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर, यानी कि विदाउट टिश्यू और ऑर्गन, ये ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन कई बार यूनिसेलुलर की जगह ए सेलुलर वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर की बात जब करेंगे आप, यूनिसेलुलर वर्ड का मतलब होता है वन सेल्ड, जबकि ये सेल है ही नहीं, ये क्या है? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। इसलिए अब यूनिसेलुलर वर्ड की जगह ए सेलुलर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ वन और मोर न्यूक्लियई, मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक। बहुत सारे प्रोटोजोअन्स ऐसे हैं, चूंकि एक ही सेल है और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस तो होगा ही, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोजोअन्स ऐसे हैं जिनके पास एक ही न्यूक्लियस है और वही सारी वाइटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। लेकिन बहुत सारे प्रोटोजोअन्स ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक न्यूक्लियस भी है, ठीक है। अब ये जो जिनके पास एक से अधिक न्यूक्लियस है, ये इनमें जो दो या दो से अधिक न्यूक्लियस हैं, सब के सब एक जैसे हैं, एक ही साइज, एक ही आकार के हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं मोनोमॉर्फिक, ठीक है। लेकिन तमाम सारे प्रोटोजोअन्स ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस है और उनमें से कम दो ऐसे जरूर होंगे जो अलग तरह के होंगे, यानी एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, या एक गोल होगा, दूसरा लंबा होगा, ठीक है। तो ये कहलाएंगे डाइमॉर्फिक। जैसे सिलिएट्स में न्यूक्लियस जो है वो डाइमॉर्फिक हैं। मोनोमॉर्फिक में जैसे जितने भी आपके क्या कहते हैं एग्जाम्पल्स ले लीजिए, तो इसमें जियार्डिया है, जियार्डिया में मोनोमॉर्फिक है। या इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपेलाइना, ओपेलाइना में तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन सब न्यूक्लियई जो है वो एक जैसे हैं, ठीक है। नाउ शेप वेरिएबल, प्रोटोजोअन्स में ज्यादातर जो भी शेप आप कहेंगे, राउंड कहेंगे तो राउंड शेप के भी एनिमल्स मिल जाएंगे, इलांगेटेड कहेंगे इलांगेटेड भी मिल जाएंगे, ओवल कहेंगे तो ओवल भी मिल जाएंगे, और डिस्क शेप कहेंगे डिस्क शेप, यानी कि जो शेप आप दिमाग में लाएंगे कोई ना कोई एग्जाम्पल उस शेप का मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है शेप वेरिएबल। और बहुत सारे तो एनिमल्स ऐसे हैं प्रोटोजोआ में जिनका कोई शेप ही नहीं है, खासकर सार्कोडाइनम्स, ये लगातार अपना शेप चेंज करते रहते हैं, ठीक है। नाउ बॉडी नेकेड और कवर्ड बाय पेलिकल, सम हैव सेल्स। नेकेड का मतलब है कि उनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें आउटर जो कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो कहलाएंगे नेकेड।
लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग बन जाती है जिसको पेलिकल कहते हैं। सार्कोडाइनन्स ज्यादातर नेकेड है, अदर्स जो हैं मैस्टिगोफोरस और सिलियोफोर्स उनमें पेलिकल पाई जाती है। सम हैव सेल्स। अब सार्कोडाइनन्स के बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है नहीं, तो कुछ ने क्या किया है, अपने चारों तरफ एक शेल बना लिया है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है, हार्ड कवरिंग हो जाती है वो, इसलिए उसको सेल कहते हैं। और उसी के अंदर जैसे कि आपका कई सारे रेडियोलेरियंस हैं, आर्सेला है, ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जिनके पास सेल है। नाउ प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म एंड इनर ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म। ये कई बार जो नए बच्चे होते हैं जो जिनकी थारो स्टडी नहीं होती है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। डायग्राम बना दिया आपने, मान लो सबसे सिंपलेस्ट, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, प्रोटोजोआ का नाम लेते ही क्या याद आता है, अमीबा, और अमीबा बनाते हैं डायग्राम और बस उसमें कुछ वैक्यूल्स बना दी, न्यूक्लियस बना दिया और सीडोपोडिया और नीचे लिख दिया अमीबा। दिस इज नॉट अ करेक्ट डायग्राम, ठीक है, क्योंकि जो प्रोटोजोअन्स का बेसिक कैरेक्टर है, प्रोटोजोअन्स जितने भी प्रोटोजोअन्स आप लेंगे उसमें क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म और इनर ग्रेन्युलर, इसी के अंदर जितने भी इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं सब एंडोप्लाज्म में है, ये कहलाएगा एंडोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया इसका प्रोटोप्लाज्म। तो ये याद रखिएगा जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये आउटर एक्टोप्लाज्म में है और इनर एंडोप्लाज्म, ठीक है। नेक्स्ट, सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कार्य का विभाजन। हमारे आप में क्या है, अलग अलग अंग जो है वो कार्य करने के लिए विभाजित हैं, जैसे हाथ पकड़ने के लिए है, पैर चलने के लिए है, मुंह खाने के लिए है, ठीक है। अब इनके पास चूंकि ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है, ऑर्गन ही नहीं है, टिश्यू ही नहीं है, तो जितना भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सब कौन करेगा, सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स। ऐसा नहीं है, अगर आप प्रोटोजोन में देखें तो न्यूक्लियस का अलग काम है, वैक्यूल्स का अलग काम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग काम है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इनमें भी है, लेकिन चूंकि कहां पर है, सेल में ही है। और सेल में भी कहां पर है, ज्यादातर जो वाइटल फंक्शंस हैं किसके द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा, ठीक है। इसलिए इसमें कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं यानी सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। नाउ लोकोमोटरी ऑर्गेनल, सीडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया और नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है, ठीक है। कई बार आप अनसॉल्व उठा के देखिएगा, बीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है, अगर जितने भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फाइलम्स पढ़ेंगे, उनका कोई ना कोई बेस होगा क्लासिफिकेशन का। जैसे आप फाइलम को डिवाइड करेंगे जब सब फाइलम में, क्लासेस में, तो वो डिवीजन का कोई बेस होगा। तो प्रोटोजोआ का जो डिवीजन है यानी इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन दी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं प्रोटोजोन्स में वो या तो सीडोपोडिया है या फ्लैजेला है या सिलिया है या नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं, खासकर जो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ जिन्होंने एक्वायर कर ली है उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, क्योंकि उनको चलने फिरने की आवश्यकता नहीं होती, जहां जहां उनका होश जाएगा वहां वहां वो मूव करेंगे, बाकी सारी जो चीजें चाहिए वो होस्ट से उनको मिलती रहती है, इसलिए उनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं होते। अब ये जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है, सीडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया और नो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, तो जितने भी सार्कोडाइनन्स है, जैसे अमीबा जिसका एग्जांपल है, इसमें ये लोकोमोटरी ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया क्यों कहते हैं इनको, स्यूडो
स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडियम मीन्स फुट। तो ये प्लूरल है, क्योंकि मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं। अगर एक पॉइंट लेते तो क्या लिखते? स्यूडोपोडियम। ठीक है। अभी ये अमीबा जो है ये इधर को मूव कर रहा है। अभी क्या हुआ, इसका मन हुआ कि इधर को मूव करें, तो इसने क्या किया, यहीं पर अपना जो स्यूडोपोडिया है वो इधर बना लिया। ठीक है। अब ये अमीबा किधर को मूव कर रहा है, अब ये इधर को मूव कर रहा है, और ये इसका क्या हो गया, स्यूडोपोडिया। ठीक है। अब जो पुराने स्यूडोपोडिया थे जो रिट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको कहते हैं यूरोइड। ये भी आप याद रखिएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यूरा मीन्स टेल होती है, तो उसी वर्ड से ये यूज किया गया है यूरोइड, यानी कि ये पोस्टीरियर एंड हो जाएगा इसका और ये एंटीरियर एंड हो जाएगा। आप पहचानेंगे कैसे कि अमीबा किधर को मूव कर रहा है? तो बहुत आसान है, किधर स्यूडोपोडिया बन रहे हैं और किधर यूरोइड है, इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर आप जो इससे पहले पॉइंट बताए थे हमने आपको, वो याद रखें कि इनका जो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवीजन है प्रोटोप्लाज्म का। जिधर की तरफ स्यूडोपोडिया बन रहे होते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में अमीबा मूव करता है, नॉर्मली उधर जो एंडो और एक्टोप्लाज्म का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है। आप देखिए यहां पर एक्टोप्लाज्म ब्रॉडर बनाया है हमने, इसी तरह से इस डायग्राम में देखिए, यहां हमने स्यूडोपोडिया अगर इसको लिख रहे हैं तो यहां पर जो एक्टोप्लाज्म है वो ब्रॉड है। ठीक है, कंपेरेटिवली दिस वन। ठीक है, इसमें जैसे ये यूरोइड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हैं। अब क्या है कि अभी फिर इसको इधर मूव करना है तो फिर ये इधर बना लेगा, यानी इसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो फुट बन रहे हैं, यानी जो इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, वो फॉल्स हैं। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्यूडोपोडियम, फॉल्स फुट। ठीक है। दूसरे जो टाइप के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, फ्लैजिला। अब इनमें क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने 1, 2 या 2 से अधिक भी परमानेंट लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स बना लिए हैं। आमतौर पर जो फ्लैजिलेट्स हैं, इनके पास नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो फ्लैजिलम कहलाते हैं, फ्लैजिलम, और अगर दोनों को हम मार्क करें तो फ्लैजिला, प्लूरल में फ्लैजिला। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजिलम, ये ज्यादातर फ्लैजिलेट्स में है। ऐसे ऑर्गेनिम्स जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल फ्लैजिला हैं, वो क्या कहलाएंगे, फ्लैजिलेट्स हैं। तीसरी तरह के लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जैसे कि पैरामीशियम में। इसमें क्या है, ये जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं, इनकी नंबर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर है, लेकिन साइज में क्या है, ये छोटे हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मूवमेंट के लिए काम आ रहे हैं, ये नंबर ज्यादा है, साइज छोटे हैं, तब ये हैं सिलिया। ठीक है, और नंबर कम है, साइज बड़ा है, तो ये क्या कहलाएंगे, फ्लैजिला। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया हो गए, फ्लैजिला हो गए और सिलिया। बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बताया, ज्यादातर इसमें कौन है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखिएगा, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की बेसिस पर ही प्रोटोजोआ का डिवीजन है। अभी इस पॉइंट को और क्लियर करेंगे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। अब इसमें से जो मेन डिवीजन है न्यूट्रिशन का, होलोजोइक और होलोफाइटिक, होलोफाइटिक या होलोजोइक। तो होलो मीन्स सेम, प्लस जोन मीन्स
एनिमल्स। और ये जो होलोफाइटिक है, इसमें जो होलो मीन्स सेम प्लस फाइटॉन से लिया गया है, फाइटॉन मीन्स प्लांट्स। आप जानते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के न्यूट्रिशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनिमल्स अपना भोजन नहीं बना सकते, वो हमेशा अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स या दूसरे ऑर्गेन्स पे डिपेंड करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेन्स जो फीडिंग के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, और जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो सैप्रोजोइक बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ठीक है, पैरासिटिक आप जानते हैं, अभी हमने एक्सप्लेन किया। पैरासिटिक वो होते हैं जो दूसरे एनिमल पर या दूसरे ऑर्गेन्स पे न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं और नॉर्मली उनको हार्म करते हैं। ठीक है, आपको बता दें कुछ ऐसे भी हैं, अब जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉपिक या जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें एक इस सब कैटेगरी है प्रीडेटर्स की। प्रीडेटर्स जानते हैं आप? वे एनिमल्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स को खा जाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स को भी खा जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका स्टेंटर, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो दूसरे ऑर्गेनिम्स को खा जाता है। इवन कुछ अमीबा ऐसे हैं जो पैरामीशिया को खा जाते हैं, तो वो भी प्रीडेटरी नेचर के हैं। ठीक है, नाउ रेस्पिरेशन। अब ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स हैं वो एक्वेटिक मीडियम में रहते हैं, चाहे वो फ्री लिविंग हो चाहे पैरासिटिक हो। पैरासाइट्स भी ऐसी जगह रहते हैं जहां वाटर उनको अवेलेबल है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उनको वाटर से ही लेनी है। और ज्यादातर प्रोटोजोन्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अपनी जनरल बॉडी सरफेस को यूज करते हैं। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है क्योंकि हवा अंदर, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस एंड बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ ऑस्मो रेगुलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि प्रोटोजोन्स जो है वो कहां है? एक्वेटिक मीडियम में है। अमीबा का एग्जांपल ले लें, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म है। अब ये प्रोटोप्लाज्म जो है, ये जो आउटर मीडियम है इसका, यानी कि जो एम्बिएंट वाटर है, चारों तरफ इसके जो पानी है वो कैसा है? डाइल्यूट है। और प्रोटोप्लाज्म क्या? कंसंट्रेटेड है। तो आप जानते हैं जो वाटर है ये डाइल्यूट मीडियम से मूव करेगा किधर की तरफ? अंदर की तरफ। इस एनिमल के अंदर लगातार पानी आता रहेगा। अब इससे क्या होगा? एक सर्टेन टाइम के बाद ये बर्स्ट कर जाएगा। तो ये एनिमल बर्स्ट ना होने पाए इसके लिए इसके पास एक या कई बार एक से अधिक भी वैक्यूल्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या करती हैं? इस प्रोटोप्लाज्म में आने वाले पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और अपना साइज बड़ा कर लेती हैं। बड़ा करने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होती हैं और बर्स्ट कर जाती हैं, जिससे इनके अंदर भरा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। इस तरह से ये लगातार बड़ी होती हैं। जैसे ही इनके अंदर का पानी बाहर जाता है ये फिर छोटी हो जाती हैं, फिर पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, फिर बड़ी होती हैं और फिर बर्स्ट करती हैं। इस तरह से अंदर आने वाले जो पानी को है उसको
रेगुलेट करती हैं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, हमारे आप में ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है? मेन फंक्शन किसका है ऑस्मो रेगुलेशन का? किडनी। हमारी जो किडनी है वो एक्स्ट्रा वाटर को फिल्टर करके बाहर निकालती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए। आपको बता दें कि इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है, खासकर बीएससी के जो बच्चे हैं उनको एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत आता है कि इफ वी पुट फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन इन मैरीन वाटर, व्हाट विल हैपन टू contractile vacuole? It will disappear, it will enlarge, it will multiply in several numbers, or nothing will happen। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे पास आंसर रखा है, शायद मैंने इस पे मार्क भी किया है इस क्वेश्चन को। यस, हियर इट इज। इफ अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन ट्रांसफर्ड टू साल्ट वाटर, यहां पर मैरीन की जगह साल्ट वाटर, आप समझ जाएंगे, समझना चाहिए आपको, क्योंकि मैरीन वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए उसको साल्ट वाटर भी कह देते हैं। एंड द ऑप्शंस आर ए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डिक्रीजेस, बी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क्स फास्टर, सी नंबर ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इंक्रीज, एंड डी नन ऑफ एवर। देख रहे हैं आप, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब क्या आंसर होगा इसके लिए? आंसर विल बी द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल विल बी डिसअपियर, या शॉर्ट हो जाएगी या नॉन फंक्शनल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है? जो एक्सेस ऑफ वाटर आ रहा है उसको बाहर निकालना। अब चूंकि ये फ्रेश वाटर में है, इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बाहर जो पानी है वो कैसा है? डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट वाटर जो है वो एंटर करेगा किधर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर या बॉडी के अंदर। ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो ऑस्मोसिस की वजह से वो पानी अंदर आएगा, तो उस पानी को बाहर निकालना है, नहीं तो ये फट जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको कहां रख दिया है? मैरीन वाटर में। मैरीन वाटर का में चूंकि साल्ट मौजूद है, यानी वो कंसंट्रेटेड होता है, तो अब पानी अंदर तो आएगा नहीं। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसको काम ही नहीं करना है, तो धीरे धीरे क्या होगी? वो शॉर्ट हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कंसंट्रेटेड है बाहर का मीडियम, ज्यादा ही साल्टी है, तो अंदर का पानी बाहर निकलेगा, उसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कुछ कर नहीं सकती, तो भी वो क्या होगी? डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जब कभी भी किसी फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन को आप मैरीन वाटर या साल्ट वाटर में रखेंगे, तो उसकी जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी या डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल टाइप। बहुत सारे प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन तो है कि दो में टूट जाओ, दो से ज्यादा में टूट जाओ। ठीक है, टूटने को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, या फिजन भी टूटना कहलाता है। अब फिजन जो है, ज्यादातर जो फ्रेगमेंटेशन है सार्कोडाइनम्स में मल्टीपल फिजन है। ठीक है, बाइनरी फिजन दो में टूटना, मल्टीपल फिजन दो से अधिक में टूटना। ठीक है, और जो डिवीजन, बाइनरी डिवीजन है या बाइनरी फिजन, अब ये ज्यादातर जो आपके अदर देन सार्कोडाइनम्स हैं इनमें। अब इसमें जैसे ये यूग्लिना का एग्जांपल लें, यूग्लिना में जब डिवीजन होता है तो इसकी ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये यहां 20 से 2 हिस्सों में टूट जाता है। अभी जब आप डिटेल में यूग्लिना पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल आप सिंपली ये समझिए, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे ये 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक नया
यूग्लिना इधर से और एक नया यूग्लिना इधर से, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं और दो नए यूग्लिना बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चूंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पैरामीशियम का एग्जांपल है, इसमें भी बाइनरी फिजन होता है, लेकिन इसमें जब बाइनरी फिजन होता है तो उसमें एक्सिस यहां पर होती है, ये यहां से टूटता है और एक नया पैरामीशिया यहां ऊपर और दूसरा नया पैरामीशिया यहां नीचे। ठीक है, ये दो डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। तो ये किस एक्सिस पे है? ट्रांसवर्स एक्सिस पे है, इसलिए कहलाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है इसमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। कुछ में बडिंग भी होती है। ज्यादातर जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, स्पोर्स भी बनते हैं, स्पोर फॉर्मेशंस होता है। सेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें सिंगैमी है, आइसोगैमी है, एनाइसोगैमी है, तमाम तरह के हैं। खासकर जो सिलिएट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत है। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी है। अब डायरेक्ट में तो यह है कि जो मदर सेल है ठीक उसी तरह की डॉटर सेल्स बन जाए, क्योंकि सेल ही है इनमें। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें दो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ज्यादातर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसमें एक इसकी ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है और दूसरी स्पोरोजॉइड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी है। ठीक है, ये प्रोटोजोन्स की लाइफ साइकिल डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से आप ये जनरल कैरेक्टर्स हैं प्रोटोजोआ के। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। अब आपको याद रखना होगा कि जो क्लासिफिकेशन है प्रोटोजोआ का वो किस पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताया था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स। ठीक है, थैंक यू।